सबसे बड़े लोकतांत्रिक बहस के शो देश की बहस में मैं दीपक चौरसिया अपने तमाम मेहमानों का, अपने तमाम दर्शकों का, अपने तमाम पैनलिस्ट का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, नमस्कार करता हूं। आप जानते हैं देश की बहस इकलौता बहस का शो है जो अपनी दर्शकों की राय के आधार पर चलता है। दर्शक ही विषय का चयन करते हैं, साथ ही साथ दर्शक बहस में लाइव अपने घरों से जुड़ के, अपने दफ्तरों से जुड़ के बहस की दशा और दिशा को आगे बढ़ाते हैं। आज पब्लिक के मंच में हमारे साथ खुशबू झा ग्रेटर नोएडा से जुड़ेंगी, मेरे साथ डेनिमा श्रीवास्तव बेंगलोर से जुड़ेंगी, मेरे साथ अंशिका अग्रवाल नोएडा से जुड़ेंगी, मेरे साथ शिवांगी जैन भोपाल से जुड़ेंगी। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आप लोगों ने आज किस मुद्दे पर बहस को देखना पसंद किया है। हम आपसे 3 सवाल पूछते हैं, उन 3 में आज जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल था वो ये कि कांवड़ यात्रा पर तो बैन लगा दिया सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन बकरीद पर 3 दिन का लॉकडाउन खोला केरल सरकार ने। सुप्रीम कोर्ट नाराज तो हुआ, लेकिन क्या ये तुष्टीकरण की राजनीति नहीं है? आज इसी पर बहस होगी। लेफ्ट वहां पर शासन करता है, पिनराई विजयन वहां के मुख्यमंत्री हैं और सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को जो तर्क दिया उसके मुताबिक लॉकडाउन इसलिए खोला गया क्योंकि व्यापारी दिक्कत में थे, व्यापारी मुश्किल में थे। सवाल यह है कि अभी भी केरला में जो पॉजिटिविटी रेट है वो डबल डिजिट के अंदर है, 10% से ज्यादा पॉजिटिविटी रेट वहां पर है। और ऐसे में हाल ही में प्रधानमंत्री ने केरल के मुख्यमंत्री को तीसरी लहर के लिए भी चेताया था। तो फिर लॉकडाउन में ढील क्यों? क्या लापरवाही से बढ़ेगा कोरोना? आज इसी पर बहस होगी। लेकिन सबसे पहले देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने आज कैसे फटकार लगाई केरल को। जो केरल कोरोना का अभी भी केंद्र बना हुआ है, उसी राज्य में भीड़ जुटाने के फैसले ने पी विजयन सरकार को सवालों के कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। बकरीद पर केरल सरकार के फैसले पर देश की सबसे बड़ी अदालत ने नाराजगी जताई और दो टूक कहा कि हम अधिसूचना नहीं रद्द कर सकते क्योंकि वक्त निकल चुका है। अगर कोरोना केस बढ़े तो अदालत कड़ी कार्रवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार से कहा कि उन्हें कांवड़ यात्रा मामले में आदेश को ध्यान में रखना चाहिए। सुप्रीम फटकार से राजनीति का तापमान भी बढ़ गया। उनको जवाब देना है। क्या उनका वोट बैंक के आधार पर ये निर्णय लेते हैं या साइंटिफिक कारणों से निर्णय लेते हैं? 18 जुलाई को पी विजयन सरकार ने बकरीद को लेकर एक आदेश जारी किया, जिसमें 19 जुलाई से 20 जुलाई तक बकरीद को लेकर खरीदारी में छूट दी गई। कारोबारियों के नुकसान की चिंता में सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को किनारे कर दिया, जबकि केरल में पॉजिटिविटी रेट 10% बना हुआ है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी हैरानी जताई है। वैक्सीन पर कृपया कोई राजनीति ना करें। मन और भाव से जो हम साथ में मिलकर प्रयास करेंगे तो कोई तीसरी लहर नहीं आएगी। हिल स्टेशन पर भीड़ को लेकर आगाह किया गया। पवित्र अमरनाथ यात्रा से लेकर कांवड़ यात्रा रद्द करनी पड़ी। अब लेफ्ट के नेता बचाव में दलीलें गढ़ रहे हैं। बकरीद और फेस्टिवल इज नॉट रिलेटेड ओनली। बकरीद सिर्फ जश्न मनाने का त्योहार नहीं है, क्योंकि व्यापारी और अन्य समुदाय कोविड के कारण जिंदगी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। केरल सरकार ने उनके हितों की रक्षा के लिए ऐसा किया है। देयर इंटरेस्ट आल्सो केरला गवर्नमेंट हैज डन दिस। केंद्र से लेकर तमाम WHO जैसी एजेंसियां आगाह कर रही हैं कि जरा सी चूक कोरोना की तीसरी लहर को उफान पर ला सकती है। केरल में बकरीद के नाम पर भीड़ जुटाने वाला फैसला चिंता का सबब बन सकता है। देश की बहस में आज चर्चा है कि क्या जनता की जान से बढ़कर है ऐसी लापरवाही। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं बहस को शुरू करने से पहले कि आज देश की बहस का सवाल क्या है। सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। सवाल क्या लापरवाही कोरोना लाएगा? इसी का मूल हमारे सवाल में छुपा हुआ है और हमारा सवाल ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं। वोटिंग आपको पता है कैसे की जाती है। मेरे साथ आज प्रेम शुक्ला जुड़ेंगे, अवनीश अवस्थी जुड़ेंगे, विवेक श्रीवास्तव जुड़ेंगे, तहसीन पूनावाला जुड़ेंगे और माजिद हैदरी जुड़ेंगे। कोरोना के केस बढ़ने पर राज्यों की जवाबदेही तय होनी चाहिए। यस और नो हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि केंद्र की जवाबदेही तो हर कोई तय कर देता है, लेकिन राज्यों की जवाबदेही कौन तय करेगा? जनता करेगी, कोर्ट करेगी। इसी पर बात करने के लिए जैसा मैंने कहा वोटिंग के विकल्प आपको पता है, आप कैसे कैसे वोट कर सकते हैं। मैं दोहराऊंगा नहीं, सीधे चलता हूं यहां से। मैं सबसे पहले प्रेम शुक्ला जी के पास। प्रेम शुक्ला जी, वोट बैंक से प्रेरित है पूरा? बकरीद का त्योहार है, कांवड़ यात्रा सुप्रीम कोर्ट ने रोक दी, लेकिन बकरीद पर केरल सरकार ने पीछे के रास्ते से लॉकडाउन खोल दिया। देखिए, यह जो स्वयं को अत्यंत साम्यवादी सेकुलर कहलाते हैं, वो किस तरह से सांप्रदायिक और मुस्लिम तुष्टीकरण पर आमादा रहा करते हैं, उसका यह जीवंत प्रमाण है। आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता की प्रशंसा की कि हमारे संज्ञान में इस बात को लाया
यानी आप जो है कुंभ पर, जबकि एक बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सिर्फ आग्रह किया पूज्य अवधेशानंद गिरी जी महाराज के नेतृत्व में, सारी परंपराओं को स्थगित करते हुए कुंभ के आयोजन को स्थगित कर दिया गया। एक बार उत्तर प्रदेश की सरकार ने आग्रह किया और सारे कांवड़ यात्री के संगठनों ने कांवड़ यात्रा को स्थगित कर दिया। लेकिन बकरीद को लेकर उस समाज विशेष के दबाव तंत्र ने ऐसा दबाव बनाया कि केरल की सेकुलर और साम्यवादी सरकार ने सारे कोरोना प्रोटोकॉल को, आप बताइए इस देश में कोरोना कहाँ से आया? केरल और महाराष्ट्र, दो राज्यों के माध्यम से आया। पहली लहर सबसे सीवियर कहाँ है, सबसे अधिक मृत्यु दर कहाँ है? केरल और महाराष्ट्र में है। सबसे मोटी टेल अगर सेकेंड वेव की, सेकेंड वेव ने भी कहाँ से एंट्री ली? केरल और महाराष्ट्र से ली। सेकेंड वेव का सबसे अधिक केसेस कहाँ मिल रहे हैं? 10,000 केसेस, 10,000 प्लस केसेस। सबसे अधिक पॉजिटिविटी रेट 10% कहाँ है? केरल में है। बावजूद उसके सिर्फ एक समुदाय विशेष के तुष्टीकरण की राजनीति का विकृत निर्णय प्रक्रिया का परिणाम यह है कि आप बकरीद को छूट देते हैं और बकरीद के समर्थन में तमाम तर्क देते हैं। अब सर्वोच्च न्यायालय भी इनको सांप्रदायिक लग रहा होगा। इतना ही कृपा की है कि इन सब ने सर्वोच्च न्यायालय के जजों की किस धर्म के अवलंबी है, चूंकि दे आर नॉन मुस्लिम्स, इसलिए बकरीद का महत्व नहीं जानते हैं, इसलिए जो है वो एंटी मुस्लिम्स हैं, उनको इस्लामोफोबिया है। इस तरह के शब्दों का ये अगर प्रयोग न कर दें तो बड़ी कृपा होगी। जिस तरह की स्थिति एक समाज विशेष की तुष्टीकरण की राजनीति के कारण हुई पड़ी है, उसका परिणाम आप मानवता के विरुद्ध, आप इस तरह से बकरीद खोलकर आप मुसलमानों का भला नहीं कर रहे हैं। सबसे अधिक 10% पॉजिटिविटी रेट है। सबसे अधिक बकरा के बाजार में खरीदने के लिए कौन जमा होगा? कुर्बानी के लिए सबसे अधिक कौन जमा होगा? कोरोना प्रोटोकॉल तोड़कर सारी अन्य जो उनकी रस्म अदायगियां हैं वो कौन करेगा? उसका परिणाम किस समाज को भोगना पड़ेगा? उस समाज का हित नहीं है, लेकिन उसके समाज को तुष्ट करना है। सीधे विवेक श्रीवास्तव तुष्टीकरण की नीति उसके हित नहीं है, ये उनके विरोधी है। जी विवेक श्रीवास्तव जी बताइए, सिर्फ अल्पसंख्यक वोट बैंक के लिए 3 दिन आपने पिछले दरवाजे लॉकडाउन खोल दिया। अब जरा आपको पता था? मेरी लॉजिक्स को सुनिए जी। देखिए, हाँ, अब आप मेरे को इंटरप्ट ना करें और मुझे कम से कम 1 मिनट बोलने दें सिर्फ। आपने बकरीद पर क्यों खोल दिया विवेक श्रीवास्तव जी? इसको हिंदू वर्सेस मुस्लिम और कांवड़ यात्रा, नहीं, मैंने आपको कहा था। हाँ, तो मुझे इंटरप्ट ना करें, मुझे पूरी मेरी लॉजिक बोल लेने दीजिए। 1 मिनट लगेगा सिर्फ। देखिए, इसको हिंदू वर्सेस मुस्लिम, कांवड़ यात्रा वर्सेस बकरी ईद, ये कहना गलत है, क्योंकि ये जो भी निर्णय लिया गया है ये कुछ पॉपुलेशन के स्टैटिस्टिक्स के आधार पर लिया गया है। 2 चीजें बोलूंगा। नंबर 1, डेटा छुपाने से केसेस कम नहीं होते। 40 का डेटा आया था अभी उत्तर प्रदेश में, तो 40-50 लोगों को रोज कोरोना हो रहा है। बहुत अच्छा काम किया। टेस्टिंग ही नहीं करोगे, सार्वजनिक ही नहीं करोगे, डेटा को दबाओगे, डेटा को योगी साहब की जो कुर्सी जा रही थी, कुर्सी बचाने के लिए बड़ी मुश्किल से डेटा को 6,000 डेटा छिपाई में भी लेट मी स्पीक। आप बोले, मैंने बोला नहीं, नाउ लेट मी स्पीक। तो ये पहली चीज हो गई। दूसरी बात, 6,000 चोरी किसकी? चोरी भी सीना चोरी भी ना करें विवेक जी। सिर्फ आपसे विनम्रता पूर्वक मेरा आग्रह है कि कम्युनिस्ट कृपा करके चोरी और सीना चोरी दोनों ना करें। केरला के अंदर, अरे भाई मेरी बात, 6,000 केसेस कम्युनिस्टों में केरला गवर्नमेंट ने छिपाए, ये परसों ही स्वीकारा है। तो कौन छिपाया बता रहे हैं? यूपी के अंदर 40 केसेस, यूपी के अंदर 40 केसेस पर डे। मजाक बना रखा है आपने, डेटा को छुपा रहे हो। योगी की कुर्सी तक छीन रहे थे, आरोप लगा रहे हो। ये सच्चाई है, जो कि मिसमैनेजमेंट ऑफ कोविड हुआ था यूपी के अंदर। आपने जो तौबा किया उसकी तौबा, ये बिल्कुल सच्चाई। यूपी की कुर्सी तक चुन रही थी, लेकिन तो इसलिए मैं योगी को नहीं, मुझे आप बकरी ईद पर बोलने दे जरा। अब आप सुनिए, ये जो डिबेट है, ये भाई साहब कम्युनिस्ट हैं, केरला का मॉडल है। हम जबरदस्त टेस्टिंग करके ज्यादा से ज्यादा केसेस को आइडेंटिफाई करेंगे, तभी मौतें कम होंगी। वरना आपकी गंगा की तरह कल उसमें भी लाशें बहेंगी। बकरीद केरला में नहीं लाशें बहती है नदियों में। उत्तर प्रदेश को संभालो। और 40 का झूठा आंकड़ा कि एक दिन में सिर्फ यूपी के अंदर 40 केस आते हैं। क्यों? चलिए अब आ जाते हैं बकरीद के ऊपर। पहली चीज है, सुनिए आप पूरी बात को सुनिए। सुप्रीम कोर्ट में कान पकड़ के उठो। ये हिंदू वर्सेस मुस्लिम नहीं है, कांवड़ वर्सेस बकरीद नहीं है। इसको भाजपा वाले हिंदू वर्सेस मुसलमान बनाना चाहते हैं जबरदस्ती। सच्चाई ये है,
अरे सुनिए सर, सुप्रीम कोर्ट ने तो यह भी बोला है कि यूएपीए का आपने मिसयूज बना करते हो। रखा है। सुप्रीम कोर्ट तो यह भी कह रही है कांवड़ कि के खिलाफ रोज आपको कांव कांव कुल्हाड़ी कर रहे अगर दी गई है, थे, बकरीद आ गई तो आपकी बकर बकर बंद है। ये तो ये भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। नहीं बताइए पर ना। विवेक श्रीवास्तव जी, कुछ नहीं है। ये कांवड़ केरल पर के कांव लोगों कांव की जान के और साथ बकरीद खेलना पर नहीं है। बकर बंद। आप भी तो लोगों की आप जान सुनिए के साथ बात। खेल रहे हैं विवेक आप श्रीवास्तव जी। जी, आप तो आप बोलने तो दें सर, कोई किसी की जान के साथ नहीं खेल रहा है। आप रोके भाजपा के प्रवक्ता को, तो मैं बोलता हूं। पहली बात सुन लीजिए कान खोल के, ये हिंदू वर्सेस मुस्लिम मत करिए, ये हिंदू वर्सेस मुस्लिम का इशू ही नहीं है। पॉपुलेशन डेमोग्राफी को देखिए आप। पहली चीज 80 से 85% मेजॉरिटी में है। हमारा हिंदुओं का कोई भी त्योहार होता है उसमें ज्यादा संख्या पार्टिसिपेट करती है। केरला की पॉपुलेशन, शट अप एंड लिसन टू मी, केरला की पॉपुलेशन 2% ऑफ नेशनल पॉपुलेशन है। उस 2% के अंदर से जो मुसलमानों की पॉपुलेशन है वो मात्र 15 से 20% है। कम्युनिस्ट तीसरी चीज सुनिए पहले, सिर्फ 3 दिन की शॉपिंग कंट्रोल तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लॉन्च करी गई है, व्यापारी संघों की डिमांड के ऊपर, क्योंकि सब घाटे में बैठे हुए हैं। अच्छा। हम कोरोना का डेटा छुपाते हैं, ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग करते हैं, हम किसी धर्म में विश्वास नहीं करते। व्यापारियों को हमने देखा और हमें लगा कि एक छोटी सी आबादी को अगर खुली छूट देने से कुछ व्यापार और दाढ़ी मक्खन क्यों लगाने चले गए थे? इसमें कोई बुराई नहीं है। क्यों गए? कांवड़ के अंदर ज्यादा लोग सम्मिलित होते हैं, यही काम ज्यादा होली पे कर देते हैं, क्रिसमस पे कर देते हैं, यही काम होली पे कर देते हैं, दिवाली पर कर देते हैं। क्या दिक्कत थी विवेक श्रीवास्तव जी? के खिलाफ है ये काम होली दिवाली पर भी कर देते हैं। कंट्रोल में कांवड़ यात्रा करिए। जी बोलिए, पूछिए क्या कह रहे? नहीं बिल्कुल नहीं, इसमें धर्म क्यों ला रहे हैं आप? नहीं मैं पूछ रहा हूँ आपसे, तो आपने बकरीद के लिए खोला, होली दिवाली पर भी खोल देते, दो होली दिवाली बीत गए। आप बताइए ना मुझे, कांवड़ में हम हिंदू मेजॉरिटी में है ना सर। सर मेरी बात सुनिए। नहीं मुझे बताइए ना, होली दिवाली पर भी खोल देते हैं, क्या दिक्कत थी विवेक श्रीवास्तव जी? लोग ज्यादा होंगे। दिल्ली के अंदर मार्केट खुला है, लखनऊ के अंदर मार्केट खुले हैं। सुनिए सर, लखनऊ में मार्केट खुला है नहीं खुला है, पटना में मार्केट खुला है नहीं खुला है, बताइए मुझे आप योगी वहां 10% का पॉजिटिविटी रेट है क्या? जो झूठ बोला है, बताइए बकरीद क्यों? ठीक है विवेक श्रीवास्तव जी, सुन लिया आपको, मुझे दूसरे लोगों को भी लेना है। अब विजय जी बताइए बकरीद क्यों? अरे जरा तर्क सम्मत बात करते हैं जी। 10% पॉजिटिविटी रेट के साथ कहीं नहीं खुले। अब विजय अवस्थी जी बकरीद क्यों? अधिक पॉजिटिव रेट हो और शहर खुले हो। दीपक जी सिर्फ कांवड़ यात्रा नहीं, चारधाम यात्रा भी कैंसिल हुई है, अमरनाथ यात्रा भी कैंसिल हुई है, कांवड़ यात्रा भी कैंसिल हुई है। और कोरोना महामारी को देखते हुए जिस तरीके से उसका आतंक है, जिस तरीके से उसको नियंत्रित किया जाना चाहिए, उसको देखते हुए यहाँ उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने ये रद्द किया है, बिल्कुल साफ किया है। ये जितने आपने बोले इनके ड्यूरेशन बताइए जरा मुझे। नहीं इनके ड्यूरेशन बताइए मुझे, अमरनाथ यात्रा की, चारधाम यात्रा की ड्यूरेशन बताइए जरा मुझे। 3 दिन तक सिर्फ मार्केट खुले हैं, कंट्रोल तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग। अमरनाथ यात्रा कितने दिन चलती है, कितने लोग पार्टिसिपेट करते हैं, कितना मैन टू मैन कांटेक्ट होता है? सर प्लीज टॉक साइंटिफिकली। विवेक सुन लीजिए ना, अब विजय जी की बात तो सुन लीजिए। एंगल मत ये कह रहे हैं कि बकरीद क्यों? पॉपुलेशन का डिटेल दीजिए। दीपक जी ये अगर मुझे बैठाना हो तो मैंने बता दिया, मैं कितनी आबादी अमरनाथ यात्रा में जाती है बताए ना मुझे जरा। फिर दीपक जी आप इन्हीं को बुलवा लीजिए ना, आप इन्हीं को बुलवाइए, आप इनको, इस आदमी को बुलवाइए, आप लगातार बुलवाइए आप इसको। ये 40-45 मिनट बोले अपना, जबरदस्ती बीच में बोलने की आदत मेरी नहीं है। उसके बाद मैं आप ही के पास आऊंगा। मैं चुप हो रहा हूं, आप बोलिए। बीच में मैं चुप हो रहा हूं, बोलता हूं और ना मैं चुप हो गया, मैं बिल्कुल मैं चुप हो गया। बस एक ही रिक्वेस्ट है अवस्थी जी आपसे, नहीं अवस्थी जी आपसे सिर्फ एक सवाल है, इनके ड्यूरेशंस बताइए। बस मैं चुप हूं, इनके ड्यूरेशन बता दीजिए, जो यात्राएं आपने कही हैं और इसमें कितने लोग सम्मिलित होंगे, ये जरा यहाँ टीवी पे सारे दर्शकों को, भारतवर्ष को बता दीजिए जरा। बताता हूँ। आपने उठाया कि वहां के दुकानदार और व्यापारियों घाटे में थे। आपको मालूम है कि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा से ही हजारों परिवारों के पूरे साल भर की आजीविका चलती है। आपको मालूम है ये बात? वो 2 दिन की हो, 4 दिन की हो, महीने भर की हो, पूरे साल भर की आजीविका उन्हीं से चलती है। आपने व्यापारियों का मुद्दा उठाया था ना, व्यापारियों का मुद्दा उठाया था। पूरे कश्मीर में अमरनाथ यात्रा के कारण ही हजारों परिवारों की आजीविका पूरे साल भर चलती है।
आपने व्यापारियों का मुद्दा उठाया था तो सुनिए ना, आप बीच में मत बोलिएगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि अमरनाथ उत्तर यात्रा में प्रदेश कितने पार्टिसिपेंट्स होते फिर हैं ये सर? बीच में बोल रहा है ये आदमी दीपक, क्या है आप आदमी नंबर है? ऑफ पार्टिसिपेंट्स नहीं बता रहे हैं मुझे ये सर। झूठ बोलता है कि मैं बीच में नहीं बोलूंगा, मैं सुनूंगा। आप नहीं बोल रहे नंबर ऑफ ये पार्टिसिपेंट्स। झूठ बोलता है ये मेरे आदमी। सवाल का उत्तर सरेआम दीजिए। झूठ अमरनाथ बोलता है। यात्रा में टेलीविजन पे झूठ बोल रहा है अमरनाथ ये। यात्रा में कितने लोग उत्तर जाते हैं? प्रदेश आप के छुपा क्यों रहे मुख्यमंत्री हैं? आप योगी छुपा रहे आदित्यनाथ को हैं। आप छुपा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया कोई के सच और झूठ सांसद नहीं ने है। कहा कि आप कुछ छुपा दिन रहे के हैं। लिए हमें योगी दे दीजिए। आपके पास आंकड़े नहीं है सर्वाधिक वैक्सीन कि अमरनाथ यात्रा में कितने लोग जाते हैं? आंकड़ा दीजिए मुझे आप। 56 आंकड़ा नहीं है आपके पास। हिंदू मुसलमान करने बैठे हो यहाँ पर एक नेशनल चैनल पे करके उसकी की है आपने। दीपक जी आप इसको बीच में ये भी नहीं कहते कि आप इसको भी आपने कहा था कि तू झूठा आदमी है, कि कहा था मैं बीच में नहीं बोलूंगा और फिर बीच में बोलने लगता है। इतना झूठ क्यों बोलता है ये सरेआम पब्लिक के सामने? मैंने कहा कि योगी आपने कहा था प्रश्न का उत्तर देंगे। आदित्यनाथ उत्तर आप प्रदेश प्रश्न का में उत्तर दीजिए सर, मैं चुप होता हूं। सर्वाधिक वैक्सीन योगी आदित्यनाथ जी, यात्रा में अमरनाथ यात्रा में कितने हिंदू जाएंगे ये बताइए मुझे। विवेक जी प्लीज, विवेक जी, बाकी लोग भी हैं प्लीज। नहीं है आंकड़े। पब्लिक में जागरूकता फैलनी चाहिए कोरोना को नियंत्रित करने के लिए, जो कदम उठाए जाने अरे चाहिए। आप एंकर हैं, उसमें मैंने देश प्रश्न में पूछा नहीं, है, इनको बोलिए तो मुझे उत्तर दे दें। आप दे अंतर्राष्ट्रीय दीजिए। संस्थाएं, अमरनाथ ऑस्ट्रेलिया यात्रा के में कितने सांसद लोग तक सम्मिलित कहते होते हैं, हैं? कुछ 4 दिन धाम के में लिए कितने हमें दे सम्मिलित होते दीजिए। हैं? कितने योगी दिनों का आदित्यनाथ। फंक्शन है? कुछ दिन मुझे के लिए इसका हमें उत्तर योगी दीजिए। आदित्यनाथ दे दीजिए। ये कहते हैं अच्छा एक मिनट विवेक जी बात करिए। विवेक जी बात करिए, ऐसे नहीं चलेगा प्लीज। अब नीचे जी कंक्लूड करिए, इस तरह से नहीं चलेगा। मेरी आवाज मैं भी सवाल पूछ रहा हूं आपसे, मैं भी सवाल पूछ रहा हूं। ऐसा शहर बताइए जहां 10% का पॉजिटिविटी रेट हो और 3 दिन के लिए लॉकडाउन खोल दिया गया हो। एक शहर बताइए जहां पर 10% का पॉजिटिविटी रेट है और लॉकडाउन खोला गया है। जवाब दीजिए सवाल का, जवाब दीजिए विवेक। आप सबसे सवाल पूछ रहे, मैं आपसे पूछ रहा हूं। जहां पर 10% पॉजिटिविटी रेट है वहां पर बाजार खुलाओ, कौन सा ऐसा शहर है? बताइए। आप बता दीजिए कि यूपी जैसे बड़े राज्य में, आप बताइए पहले यूपी जैसे बड़े राज्य में सिर्फ 40 लोगों को कोरोना होता है पूरे दिन में। केरल में टेस्टिंग हो रही है, यूपी में टेस्टिंग बंद है, झूठ चल रहा है। योगी अपनी कुर्सी बचा रहे हैं और जब मरेंगे और लाशें भरेंगी नदियों में तब इसी चैनल पे आपसे प्रश्न करूंगा मैं। हाईएस्ट टेस्टिंग का रिकॉर्ड है यूपी को रोकने से और डेटा को छुपाने से और इंस्ट्रक्शन देने से सबसे ज्यादा टेस्ट यूपी करता है। हायर टेस्टिंग का रिकॉर्ड है। और नदी की लाशें जो कुत्ते खा रहे थे, नदी में लाशें बह रही थी गंगा में, जो कुत्ते खा रहे थे वो किस राज्य में था? और इतनी टेस्टिंग थी, मैनेजमेंट था, तो क्या था वो? नहीं है आपके पास उत्तर। मैं डेटा छुपाया गया उत्तर प्रदेश में। बताता हूं। वो जो फोटो है तुमने फोर्ज की थी ना 2 साल 4 साल 10 साल पहले की जो फोटोग्राफ्स कराई, उस पर हो सकता है तुम पर किसी पे मुकदमा जरूर होगा और बताना पड़ेगा जवाब। फिर कोर्ट की अदालतों के चक्कर लगाते रहना। आरएसएस का झूठ। आप बड़ी साफ सी बात है, आज भी केरल सर्वाधिक बिहार की सरकार और यूपी की सरकार लड़ी आपस में। ठीक है, मैं दोनों को रोक रहा हूं। जवाब नहीं है आपके पास। 10% की पॉजिटिविटी। हम टेस्टिंग करते हैं, अरे टेस्टिंग से नहीं रुकता कोरोना। आंकड़ा देख लीजिए इंटरनेट पर जाकर। छुपाते हैं डेटा, दिमाग से बात छुपाते हैं टेस्टिंग को, आप डेटा नहीं लाते। ठीक है भैया, मैं डेनिमा श्रीवास्तव, मेरी एक दर्शक बेंगलोर से डेनिमा श्रीवास्तव जुड़ गई है, मैं उनके पास चलता हूं। डेनिमा जी बताइए, क्या लॉकडाउन बकरी ईद के लिए खोलना उचित था? सर सबसे पहले तो आपका धन्यवाद मुझे ये मौका देने के लिए। सर यहाँ पर आंकड़ों पर बात, सर यहाँ पर आंकड़ों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। सर यहाँ पर आंकड़ों पर ध्यान देना चाहिए, ना कि राजनीतिक तुष्टीकरण पे। ये सेक्युलरिज्म का मुद्दा है ही नहीं। इस समय देश पर 3rd वेव का जो है कहर छाया हुआ है। और अगर हम यहाँ पे आंकड़ों पर ध्यान दें तो इस समय सबसे अधिक कोरोना पॉजिटिव रेट है वो केरल में है, जो कि 10% से भी ज्यादा है। और एक दिन में तकरीबन 13 से 14 हजार मामले आ रहे हैं। देश के 1/3 कोरोना केसेस तो सिर्फ केरल से ही है। तो इस हिसाब से तो हमें और सावधानी बरतनी चाहिए थी और रोक लगाना चाहिए था, ना कि हमें लगी हुई पाबंदियों को हटा देना चाहिए था। दूसरी बात, अगर हम महाराष्ट्र में देखें तो भगवान विट्ठल की पालकी यात्रा पर पाबंदी हटाने की मांग वाली याचिका भी सुप्रीम कोर्ट खारिज कर चुकी है। फिर यूपी की अगर हम बात करें तो यूपी सरकार ने भी कांवड़ यात्रा को के रोक लगा दी गई है। तो ये हिंदू का त्योहार है या मुस्लिम का त्योहार है, इससे तो हमें लेना देना होना ही नहीं चाहिए। अगर जान बचेगी तो ही हम कोई त्योहार मना पाएंगे। और मेरा जो है
कांग्रेस प्रवक्ता से ये सवाल है कि सर, अगर महाराष्ट्र और यूपी जैसे प्रदेश सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को मान सकते हैं, उनको पालन कर सकते हैं उसका, तो केरल में ये राजनीतिक तुष्टीकरण की नजर से क्यों देखा जा रहा है? केरल से राजनीतिक तुष्टीकरण। प्रेम शुक्ला जी, मैं सीधे आपके पास आता हूं। विवेक श्रीवास्तव जवाब क्यों नहीं दे पा रहे? 10% से ऊपर पॉजिटिविटी रेट में कई मार्केट खुला हुआ है देश में, और तीसरी लहर यहीं से आएगी, केरल से ही आएगी, पहली और दूसरी के बाद। आपको जवाब दे दिया। ओवर एग्जैजरेशन हो रहा है। हिंदू मुसलमान करवाने की साजिश है। बीच में नहीं विवेक श्रीवास्तव जी, प्रेम शुक्ला जी का वक्त है, उसके बाद मानी जाएगी। कांवड़ यात्रा वर्सेस ईद करवा दीजिए, करा दीजिए दंगा। नहीं, आप जी, अरे आप नहीं, जरा शांत हो जाएं। मैं दीपक जी बहुत इनसे विनम्रता पूर्वक पूछना चाहता हूं। आज आषाढ़ी एकादशी का हिंदुओं का बहुत बड़ा व्रत है और त्यौहार है। आज हिंदुओं की एक मान्यता में भगवान विष्णु जो है वो शयन के लिए जाते हैं, इसलिए देवशयनी एकादशी है। देवशयनी एकादशी में इन्होंने क्यों, जहाँ भी 10% पॉजिटिव रेट हो, केरला में ऐसे बहुत सारे स्थान है जहाँ देवशयनी एकादशी मनाई जा रही है, सारे मंदिरों को खोल देना चाहिए था ना, क्यों नहीं खोल दिया साहब? अभी गुरु पूर्णिमा है 24 को, 23 को मार्केट ओपनिंग इज डिफरेंट फ्रॉम टेंपल। यहाँ कोई यहाँ पे ना खोल दे, हम नमाज नहीं पढ़ तो अब आप नहीं खोलेंगे? मार्केट खोला गया है। लीजिए मार्केट खोलने में और मंदिर खोलने में फर्क होता है। मार्केट ही खोल दो। गुरु पूर्णिमा की भी मार्केट में खरीदारी होती है। आपकी रोजी रोटी आपकी जानकारी के लिए तो मैं क्या बोलूं? विवेक श्रीवास्तव जी जरा शांति से सुन ले, वहीं से आपकी बीच में मूर्खतापूर्ण प्रलाप करेंगे आप, उससे जो है केरल का अपराध पच नहीं जाएगा। केरल के अपराध को आप जो है विस्मृत नहीं करवा पाएंगे। केरल जो है जिसको गेटवे ऑफ कोरोना बना दिया है, मार्केट खोला गया है, केरला को आपने गेटवे ऑफ कोरोना बना दिया है कि आप कोरोना इस भारत देश में केरल के माध्यम से ले आएंगे। 10,000 के बाद भी तो केरला में सब कंट्रोल में रहेगा। कौम विशेष की दाढ़ी में मक्खन लगाने के लिए तुष्टीकरण के चलते उनकी जान को खतरे में डालेंगे, उन्हीं की जान को। हम कुछ नहीं मानते किसी को, सुन लीजिए क्लियरली। उनकी जान खतरे में जरूर जाने की इस्लाम को मानते हैं, ना हिंदुइज्म को मानते हैं। हम इंडिया को मानते हैं, भारतवर्ष को क्या खोले जा सकते हैं? 3 दिन का रिलैक्सेशन हो सकता है? तो नहीं हो सकता है। देखिए, आपके प्रलाप से कुछ होगा नहीं। सत्य ये है, अगर सोशल डिस्टेंसिंग आप करिए प्रॉपर तरीके से, दाढ़ी में मक्खन लगाते हुए पकड़े गए, सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ा, लेकिन आप बेशर्म हैं, अभी भी कहेंगे हिंदू मुस्लिम भाजपा कर रही है। हिंदू मुस्लिम आपने किया, क्यों किया? हिंदू मुस्लिम आषाढ़ी एकादशी पे क्यों छूट नहीं देती? बिल्कुल कर रहे हैं। क्यों गुरु पूर्णिमा पे नहीं कर रहे? बिल्कुल। क्यों बकरीद पे छूट देते हो? क्या कारण है? नागरिकों की कमाई से मतलब है। आपके लिए रोजगार मैटर नहीं करता, आपके लिए पढ़ाई मैटर नहीं करती, आपके लिए मंदिर मैटर करता है। हमने रोजगार के लिए खोला है, पैसा कमाने के लिए खोला है, दुकानें चलने के लिए खोला है। ये अपराध करते हैं। श्रीवास्तव जी, घोषणा कर दीजिए रक्षाबंधन में नहीं मानते कोई बात किसी का। आपने माना है, मैं यही कह रहा हूं ना, आप रक्षाबंधन में इस्लाम के बोझ जन्माष्टमी आने वाली है, उन्होंने अपने पैर माजी धैत्री सुनिए पहले, सुनिए जी दीपक भाई, हर चीज में हिंदू मुसलमानवाद करना गलत है। माजिद भाई, मैं सीधा पूछता हूं, इशू नहीं, इकोनॉमिक इशू है। है। बकरीद पर इन्होंने खोल दिया, बहुत अच्छा किया। इनको लगता है कोरोना नहीं फैलेगा 10% पॉजिटिविटी रेट होने के बावजूद। मुझे बताइए, रक्षाबंधन पर भी खोल दे केरल सरकार, फिर जन्माष्टमी में भी खोल दे। हमने किसी धर्म विशेष को प्रमोट नहीं किया। जी देखें दीपक भाई, अगर कोई चीज भी कंट्रोल होगी जिससे इकोनॉमी बढ़ रही है, कोई भी राज्य खोले उसको। विवेक भाई 1 मिनट मौका दे दें आप। दीपक भाई 2 पंक्तियों से शुरू करूंगा। हम ईद मुबारक भी कहते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। हम ईद मुबारक भी कहते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। वो गंगा में लाखों लाशें फेंकते हैं, चर्चा नहीं होता। देखिए, बात हिंदू और मुसलमान की नहीं है, ना हमें हिंदू और मुसलमान भाइयों को लड़ने की है। बात यह है कि हमारे देश को कोविशील्ड से ज्यादा संगीशील्ड वैक्सीन की जरूरत है। वो वैक्सीन जो संघ की गंदी विचारधारा से इस देश को बचाए। क्योंकि आज भी हम लोग हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं। अरे मुसलमान की बकर ईद पे कोई यात्रा नहीं होती। आप कावड़ यात्रा की बात कर रहे थे, बकर ईद में कोई यात्रा नहीं होती।
आप अमरनाथ यात्रा की बात कर रहे थे, बकर ईद में कोई यात्रा नहीं होती। और जब अगर मुसलमान भाई किसी ने शॉपिंग की तो सिर्फ वो मुसलमान को फायदा नहीं हुआ, मेरे हिंदू भाई ने गुजरात में जो मेरा व्यापारी भाई है उसका भी फायदा हुआ, जो मेरा आसाम में व्यापारी भाई है उसका भी फायदा हुआ। बिना बाजार गए ही चले आता। देखिए जब हमारे अगर फिर बाजार क्यों खोला बाबू? देखिए अगर बाजार खोला ना तो बाजार खोलने से सिर्फ मुसलमान भाइयों का फायदा नहीं हुआ, गुजरात में जो कपड़ा बन के आता है मेरे गुजराती भाई का, उसका भी फायदा हुआ। और प्रेम शुक्ला जी आप बात कर रहे थे ना आंकड़ों की, आपने सही कहा महाराष्ट्र के आंकड़े, और आपने कहा आपने केरल और महाराष्ट्र के आंकड़ों की बात की ना, वो सच्चे आंकड़े देते हैं, वो झूठ नहीं बोलते। आपके तो संघ की विचारधारा ही झूठ पर है। आप तो आंकड़े भी छुपाते हैं, आपने लाशें छुपा दी, आधी गंगा में फेंक दी, आधी मिट्टी में दफना दी। आप क्या देश के हित की बात करेंगे? हिंदू जो है पर्व मनाता है, त्योहार मनाता है और हर किसी को कमवाता है। देखिए मुसलमान ने ईद के दिन 15 मिनट में नमाज पढ़नी है, वो भी मास्क बांध के। कोई कुंभ मेला तो करना नहीं है कि लाखों करोड़ों देशवासियों को इन्फेक्शन फैल जाएगा। आपको हमारी शॉपिंग से भी प्रॉब्लम है, उस शॉपिंग से जो मेरे गुजरात के व्यापारी भाई को फायदा देगा, जो मेरे पंजाब हरियाणा लुधियाना के व्यापारी भाई को फायदा देगा। इन्होंने जो है तय कर आप क्या शोक सभा में रखना चाहते हैं देश को? क्या पार्लियामेंट का सेशन नहीं चल रहा? क्या मानसून सेशन नहीं चल रहा? क्या हमारी पॉलिटिकल रैली देश में नहीं होती? हाँ, क्या बंगाल में रैली सबसे ज्यादा बीजेपी ने नहीं की? क्या अभी आपने यूपी में कितनी सारी रैली की यूपी में बीजेपी वालों ने? सैनिटाइज्ड पार्लियामेंट तो मोहन बागवत जी ने बकरी का बाजार रैली की। बकरी बाजार समझ रहे हो पार्लियामेंट कौन सा? अब क्या अब आप वो भी बंद कर देंगे? हाँ, हमारा खाना पीना भी बंद, हाँ हवा भी बंद कर दो, खाना पीना भाई बकरे के बाजार खरीद नहीं होती, कर दो बंद, वो भी सांस लेना भी बंद कर दो। मुसलमान ऑक्सीजन पीते हैं, खाने पीने की बात नहीं है माजिद हैदरी, आप पॉइंट को अभी भी नहीं समझ रहे हैं। किसी की कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं सीधे दर्शक की राय लेता हूं। अंशिका अग्रवाल नोएडा से मेरे साथ जुड़ गई है। अंशिका अग्रवाल, अंशिका क्या उचित हुआ केरल में जो हुआ? आप बताइए, आपकी क्या राय? सर सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। देखिए सबसे पहले तो मैं आपसे यही बात कहना चाहूंगी कि कोरोना काल के चलते जिस तरह से सभी लोग दोबारा से लापरवाही की ओर रुख कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि हमने दूसरी लहर से कुछ भी सीखा है। ये दूसरी लहर आने के पीछे भी यही कारण था कि हमारी लापरवाही हमने बहुत ज्यादा बढ़ा दी थी, और हम फिर से वही कर रहे हैं। वो भी तब कर रहे हैं जब देश में डेली के 35 से 40 हजार केस आ रहे हैं। और जिस तरह से आज सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार को फटकार लगाई है, मुझे लगता है कि सिर्फ केरल सरकार को नहीं, बाकी और सरकारों को भी, और राज्य की सरकारों को भी इससे सीख लेनी चाहिए। और इस बात में तो मैं बिल्कुल उनके साथ हूँ, सुप्रीम कोर्ट के साथ, कि जो केरल की सरकार थी उसे अगर लॉकडाउन में छूट देनी भी थी तो धारा 144 को ध्यान में रखकर छूट देनी चाहिए थी, और सिर्फ आवश्यक चीजों के लिए छूट देनी चाहिए थी। और जहां पर मैं ये बात सुन रही थी अभी कि व्यापारियों को फायदा हुआ, व्यापारियों को नुकसान हुआ, तो ऐसे तो देश में अब हिंदुस्तान देश है, वहां पे तो त्योहारों का सीजन स्टार्ट हो गया है। अभी आपका बकरा ईद आया, अभी रक्षाबंधन आया, अब जन्माष्टमी आएगा, तो क्या केरल सरकार हर किसी त्योहार पर ऐसे ही छूट देगी? हर किसी त्योहार पर क्या यही दशहरा आएगा, दिवाली आएगा? हाँ, तो दशहरा दिवाली सब आएगा। बिल्कुल वैलिड सवाल है, बिल्कुल वैलिड सवाल है, और ठीक है, बिल्कुल वैलिड सवाल है, इसी को अपन पूछेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं चलता हूं अवनीजेश जी के पास। अवनीजेश जी, माजिद हैदरी कह रहे हैं मेरे हिंदू भाई का फायदा हो रहा है, और माजिद हैदरी को यह भी पता है कि अगर अमरनाथ यात्रा होती तो कई सारे मुस्लिम परिवार घाटी के ऐसे हैं जो अमरनाथ यात्रा के ऊपर ही अपना जीवन 1 साल का गुजारते। ये सत्य है या नहीं? ये दीपक जी, पिछले जब से धारा 370 हटी है तब से माजिद हैदरी जो है ना हिंदू भाई कहने लगे हैं, तब से ये कहने लगे मेरा देश। उसके पहले तो कहते थे तिरंगा नहीं, वंदे मातरम नहीं, राष्ट्रगान नहीं, तुम्हारा भारतवर्ष, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये सब कहा करते थे। तो धारा 370 हटने का सबसे ज्यादा प्रभाव तो मैंने माजिद हैदरी पे देखा है। नंबर 2 बात ये कि जब मैं बात करता हूं कि यात्रा की, तो ये कहते हैं ड्यूरेशन बताओ, तो ड्यूरेशन जगन्नाथ रथ यात्रा पर क्या नियंत्रण लगाया गया था? वो तो 1 दिन की होती है ना। और फिर जब मैं यात्रा की बात करता हूं तो ये व्यापारियों की बात करते हैं, और जब मैं व्यापार की बात करता हूं तो ये ड्यूरेशन की बात करते हैं। ये वास्तव में लगातार, और आप ये सिर्फ बकरीद की बात नहीं है, आप ये देखिए कि जहां पर भी भीड़ इकट्ठी हो रही है वहां पर निरंतर केंद्र सरकार के व्यापारी भाई को फायदा नहीं हो रहा? क्या मेरे बंगाली भाई को फायदा नहीं हो रहा? अगर मुसलमान शॉपिंग कर रहा है, क्या मेरे हिंदू भाई को लाभ नहीं हो रहा? क्या बात कर रहे हैं आप? हिंदू मुसलमान, मुझे आवाज नहीं आ रही माजिद तुम्हारी।
माजिद, आपको नहीं आएगी, आपको सत्य की आवाज नहीं आएगी, आपको सत्य सुनने की आदत ही नहीं है, आपके कान में सत्य नहीं आ सकेगा। देखिए, इन तक सत्य पहुंच नहीं पाएगा इनके कानों में। आपको संगीशील्ड वैक्सीन की जरूरत है सर, आप संगीमाइसिन वैक्सीन करा लीजिए, उसके बाद आप मेरी आवाज सुन पाएंगे। माजिद चलिए, विवेक श्रीवास्तव जी, केरल सरकार की तरफ से आप घोषणा कर दीजिए, आप ही की पार्टी की सरकार है वहां पर, लेफ्ट मोर्चे की सरकार है, कर दीजिए आप कि जन्माष्टमी, रक्षाबंधन, दशहरा, दिवाली, नव दुर्गा सब में परमिशन देंगे हम 3-3 दिन बाजार खोलने की। बताइए जी बोल दीजिए। देखिए, हाँ, अब मैं उसकी भी हाँ मैं बताता हूं आपको। और आपकी अभी जो गेस्ट थी, आपकी गेस्ट ने एक बड़ा वैलिड क्वेश्चन किया था। आपकी गेस्ट ने एक क्वेश्चन किया था कि भाई जो आप त्योहारों की बात कर रहे हैं, बात हिंदू मुसलमान त्योहारों की नहीं है। आप पॉपुलेशन की डेंसिटी, पॉपुलेशन के स्टैटिस्टिक्स पे आना नहीं चाहते, क्योंकि वैज्ञानिक बात करना मुश्किल होता है, हिंदू मुसलमान को भिड़ाना आसान होता है। मैं बार बार कह रहा हूं, मैंने आपसे एक सीधा सवाल पूछा, तो 3-3 दिन की शॉपिंग, 3-3 दिन की शॉपिंग, दिवाली, दशहरा, रक्षाबंधन, बोल दीजिए केरल सरकार इसमें भी अनुमति देगी। सर, मैं नेशनल लेवल पे बोलता हूं ना आपसे, आप मुझे बताइए ना सर। सुनिए, आपने जब, मैं तो आपसे गुजारिश कर रहा हूं, आपने जब डिबेट शुरू करी, की भी परमिशन दिलवा दीजिएगा। साहब, कांवड़ यात्रा को देखो रोक दिया गया, दिलवा दीजिए ना, बोलिए। नहीं, आप दिवाली पे 3 दिन खोलेंगे ना सर। नहीं, आप सुने जरा, 1 मिनट बात को कूल माइंड से सुनिए। आपने कांवड़ यात्रा को, जो कि एक नेशनल इवेंट है, वो 2% के हमारी नेशनल पॉपुलेशन के केरल राज्य के, उसमें भी 15-20% जो मुसलमान है, उससे कंपेयर करा। क्या आपका कंपैरिजन फेयर है? कांवड़ यात्रा में तो पूरा देश सम्मिलित होता है। यहां हमारे नेशनल पॉपुलेशन का 2% केरला का पॉपुलेशन है, उसके 15 से 20% मुसलमानों का पॉपुलेशन है। उसके अंदर भी सारे दुकानों पे नहीं उतरेंगे, वो भी 3 दिन के लिए है, उसमें भी टाइम रिस्ट्रिक्शंस हैं, उसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग है। फिर भी आप उसको कांवड़ से कंपेयर कर रहे हैं। आप क्यों हिंदू मुसलमान बात करवा रहे हैं? आप डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन के हिसाब से क्यों नहीं बात करते? हमारे देश में हम आम नागरिक की तरह क्यों नहीं बात कर सकते? क्या यह जरूरी है कि हर चीज में कम्युनल एंगल हम ढूंढें? हम कम्युनिस्ट हैं, हमें इस्लाम नहीं पता, हमें हिंदुइज्म नहीं पता, हमें सिखिज्म नहीं पता, हमें जैनिज्म नहीं पता, हमें एक इज्म पता है, दैट इज इंडियनिज्म, भारत। हम सब भारतीय हैं। जहां जहां डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ज्यादा है, चीजें कंट्रोल करिए। जहां डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कम है, रक्षाबंधन जरूर मनाएं, कंट्रोल तरीके से मनाएं। आपकी कांवड़ यात्रा अगर कम लोगों की हो सकती है, आप जरूर करें। आप रोज राम के नाम का जाप करें, आप रोज ध्यान लगाइए, आप रोज मेडिटेशन करिए। किसने रोका है आपको? नहीं बोल रहे हैं आप, नहीं बोल रहे हैं आप। नहीं, मैंने साफ बोल दिया ना, जहां कंट्रोल कर सकते हो रक्षाबंधन मनाओ। मैंने कह दिया, दशहरा, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी में भी शॉपिंग की छूट दी जाएगी, लॉकडाउन नरम किया जाएगा। इवेंट को क्या आप कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं बोलेंगे ना, क्यों? तो हिंदू अगर कंट्रोल्ड है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन जहां कम होगा, रक्षाबंधन में भी मार्केट खुलेगा। क्यों नहीं खुलेगा? एक समुदाय खुलेगा, हम कह रहे हैं खुलेगा। इसमें कोई कम्युनल एंगल नहीं है, इसमें कोई हिंदू मुसलमानवाद नहीं है। समुदाय के कम्युनिस्ट नहीं मानते हिंदू मुसलमानवाद को। की अवमानना की क्रिया में आप इंडियन की तरह सोचिए। अगर रक्षाबंधन कंट्रोल तरीके से मनाया जाएगा, मनाइए। इंडियन की तरह ही सोच रहे हैं। उसमें मार्केट खोलिए, कंट्रोल करके मैनेज करिए। कॉन्फिडेंस होना चाहिए, जो लास्ट ईयर केरला मॉडल था, आप में नहीं है कॉन्फिडेंस। किसको क्या कर, तो क्यों कॉन्फिडेंस नहीं टिका आपका बकरीद पे? बकरीद के चरण चाट रहा हूँ। बकरीद मेरा कॉन्स्टिट्यूशन है, मनुस्मृति नहीं है। क्यों बकरी बन गए बकरीद पर? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मानता हूं। और नहीं होता, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, मनुस्मृति नहीं होता। माजिद भाई, एक मिनट, तहसीन पूनावाला जुड़ गए मेरे साथ। तहसीन ना केवल एक, मैं क्या करूं भैया? देखिए, अगर आरएसएस चाहता है कि पटाखा फोड़ो, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा था आर्टिकल 21 के बारे में, 1 मिनट विवेक से बात करिए। दिवाली में पटाखे फोड़ गाड़ी में मक्खन। अच्छा, अब दिवाली में पॉल्यूशन आ गया। क्या करता है आपका सीपीएम? प्रदूषण करो। यहाँ शॉपिंग में कौन सा प्रदूषण हो रहा है भाई? अच्छा, बकरीद पे बकरा काट के वाटर टेबल खराब करो, चलेगा? ठीक है, तहसीन पूनावाला, मैं आपसे समझना चाहता हूं, क्या केरल सरकार ने, अब नीचे जी रुक जाइए एक मिनट, क्या केरल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की, जो उन्होंने कहा था कि जीने का अधिकार सर्वोपरि है, धार्मिक अधिकार उसके बाद में, क्या केरल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के उस ऑर्डर की अवहेलना नहीं की है साफ साफ, पिछले दरवाजे से लॉकडाउन खोल के? मुझे लगता है कि केरल सरकार बिल्कुल ही गलत है और मैं हैरान हूँ कि माननीय सुप्रीम कोर्ट को इसे स्ट्राइक डाउन करना चाहिए था।
जिंदगी से ऊपर कुछ नहीं है। मैं आपके शो पे कह रहा हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी गलत थे जो उन्होंने किया इलेक्शन रैलीज। बाकी किसी अगर आपने त्यौहार में आप कोविड रिस्ट्रिक्शंस को ईज करते हो वो गलत है। जो कुंभ मेला हुआ वो गलत था, और ईद में ये जो अगर खोलेगी केरल सरकार वो भी गलत है। आपको जिंदगी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और जान है तो जहान है। ये गलत है, केरल सरकार को अब भी सुधरना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। आर्टिकल 21 सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, विवेक श्रीवास्तव जी, गलती करिए, माफी मांगेंगे कि बकरीद पे हमने कर दिया, गलती हो गई, माफ कर दिया, देश से माफी मांग लीजिए। तहसीन, मैं विवेक जी को यही कह रहा हूं, माफी मांग लीजिए। नहीं है सर, कोई गलती नहीं है। आप इसे धर्म का रंग दे रहे हैं। नहीं, आप इसको धर्म का रंग दे रहे हैं। मैं इसे धर्म का रंग नहीं मानता। हम धर्म को मानते ही नहीं है, हम मानवता को मानते हैं। अगर किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी से कंट्रोल तरीके से कोई बेनिफिट हो रहा है उसमें कोई बुराई नहीं है। बहुत ही छोटी सी आबादी है वहां पे और बहुत ही छोटी सी शॉपिंग है, वो 3 दिन के लिए, वो भी कंट्रोल तरीके से। बार बार मैं इस बात को आपको कह रहा हूं ना सर, तो उस चीज में अगर आप बार-बार उसको हिंदू मुसलमान एंगल दे रहे हैं तो मैं बोल देता हूं भैया, रक्षाबंधन भी अगर होगा, अगर छोटी आबादी है, कंट्रोल तरीके से, तो रक्षाबंधन में भी आप कर सकते हैं। दीपक भाई 30 सेकंड। हाँ बिल्कुल, अगर कंट्रोल्ड है भाई, इट ऑल डिपेंड्स ऑन डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। कंपटीशन थोड़ी ना कोई। ये धर्म को नहीं मानते, सब धर्म एक समान है, ये धर्म को नहीं मानते, लेकिन एक ही धर्म का तुष्टीकरण, एक ही मजहब का तुष्टीकरण करते। क्यों, क्या है इसके पीछे? अभी दीपक गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी भी जुड़ गए, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, और अवनीश जी के बाद माजिद हैदरी और फिर गोपाल जी। दीपक जी, ये जो लगातार कह रहे हैं कि हमें किसी धर्म से मतलब नहीं, उसके बावजूद अभी क्या कहा इन्होंने कि दिवाली पर पटाखों से प्रदूषण फैलता, बकरीद में तो कोई पोल्यूशन नहीं फैलता, प्रदूषण नहीं फैलता। उनको बकरे काटे जाने पर, और हैरत की बात है कि अभी पेटा वाले भी सामने नहीं आते। कभी नाग पंचमी पे आ जाएंगे कि नागों को दूध मत पिलाओ, इससे नाग बीमार हो जाते हैं, उनकी जान को खतरा होता है। बाकी तमाम त्योहारों पर आ जाएंगे, लेकिन बकरीद पर कोई ना पेटा वाला आता है। और विवेक श्रीवास्तव का तो खैर कोई ये कहते हैं कि धर्म नहीं, वाकई दीन ईमान नहीं है इनका, कोई धर्म नहीं है इनका, कोई वाकई धर्म नहीं है। बकरीद पे भी नहीं जाते और हम कामाख्या मंदिर भी नहीं जाते हैं। आप सुन लीजिए, कामाख्या मंदिर में बलि चढ़ती है, कामाख्या मंदिर में बलि चढ़ती है, हम कुछ नहीं कहते। हम कहते हैं दीदी आप दे रहे हैं, आपका अपना फंक्शन है। कामाख्या मंदिर में बोलो, मैंने बोलिए कामाख्या मंदिर पे आके। इन्होंने कहा कि मैं भारत के संविधान माता के इतने शक्तिपीठ है जहाँ पे बलि चढ़ती है, वो हिंदू का कस्टम है, कस्टम को चैलेंज नहीं किया जाता, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो। तो आज आरएसएस कह रहा है कि कामाख्या देवी के मंदिर में बलि देना गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने, आज आरएसएस का प्रवक्ता कह रहा है कामाख्या देवी के मंदिर में बलि देना गलत है। वो इसकी गूंज आरएसएस कह रही है आज, उसकी गूंज से, बोलिए आप, उसकी गूंज से क्या अवस्थी जी की ये डिमांड है कि कामाख्या के मंदिर में बलि ना दी जाए? जो कुछ कहा है सुप्रीम संविधान के तहत, आप कामाख्या मंदिर पे बोलिए, हम भारत के संविधान कामाख्या के मंदिर पे बोलिए, पहले सुप्रीम कोर्ट ने आपको लपेट मारा, विंध्याचल के मंदिर पे बोलिए, चंडी माता के मंदिर पे बोलिए, वो बात दूसरी, काली माता के मंदिर पे बोलिए। हमारे हिंदुओं में भी बलि चढ़ाई जाती है। आप कहते हैं मैं राष्ट्रगान नहीं गाऊंगा, हमारे हिंदुओं में भी बलि चढ़ाई जाती है। मैं इसलिए वंदे मातरम नहीं गाऊंगा, मैं राष्ट्रगान नहीं गाऊंगा, जनगण मन से मेरा कोई लेना देना नहीं है। आपका इस देश से क्या लेना देना? भटकाइए मत विवेक, ये सब आपकी कहानियां हैं। बलि हिंदुओं को गलत और मुसलमानों दोनों में दी जाती है। चाहते हैं माजिद जी, बात सुना क्या सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना के लिए केरल सरकार को सार्वजनिक माफी नहीं मांगनी चाहिए? विवेक श्रीवास्तव जी रुक जाइए, माजिद हैदरी से सवाल है, रुक जाइए, लगातार मत बोलिए, थोड़ा गले को आराम दीजिए। दीपक भाई, देखिए दीपक भाई, मैं आपको याद दिला दूं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को कहा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाओ और अपनी अपनी जिंदगी चलाओ। अब अगर आप कहना चाहते हैं कि देशवासी माननीय प्रधानमंत्री जी का नहीं सुन रहे, या कि देशवासियों को यही नहीं पता कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर क्या है, दोनों बातें गलत है। और दूसरी बात, आप कहते हैं जिंदगी सबसे सर्वोत्तम है। अरे जब गरीब कमाएगा नहीं, जब गरीब दुकानदार कमाएगा नहीं, पटरी वाला कमाएगा नहीं, वो जिंदा कैसे रहेगा? तहसीन भाई ने कहीं पर पटरी पर कोई चीज नहीं बेचती, इनने कहीं दुकान चला के अपना घर नहीं चलाना। नहीं है क्या? ये प्रॉब्लम तो पूरे देश में है ना, लेकिन 10% का पॉजिटिविटी रेट देश में और कहीं है नहीं। 10% का पॉजिटिविटी रेट वो तो सच्चे आंकड़े दे रहे ना, आप समझते नहीं। देखें, केरल की सरकार, महाराष्ट्र की सरकार सच्चे आंकड़े दे रही है, वो सच्चे दे रही है, तो कहीं गंगा में लाशें छुपाई नहीं, गजब तर्क देते हैं गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी। 10% का पॉजिटिविटी रेट होने के बावजूद बकरी ईद पर 3 दिन के लिए बाजार खोलना क्या दिखाता है?
नहीं, देखिए, सबसे पहली बात है कि यह धर्म की बात केवल नहीं है, यह बात है कि कोविड के समय में जिस तरह से केरल सरकार ने बिहेवियर किया है इस वक्त, अभी आप देखिए 16,000 से ऊपर आज केस आए, कल 13-14 हजार केस थे कोविड के केरला में। वहाँ पे सबसे ज्यादा डेथ हो रही है। केरला एक एपिसेंटर बनता जा रहा है कोविड का। थर्ड वेव अगर तेजी से बढ़ेगी तो उसका जिम्मेदार केरला सरकार होगी कि नहीं होगी। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने आप क्या कहा है कि जिस तरह से आप जो पूरी अवहेलना कर रहे हैं सरकार जो कोर्ट की, और वह क्यों कर रहे हैं प्रेशर। अब तीसरी बात महत्वपूर्ण आती है कि किसके कारण कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट कह रही है सेडेशन लॉ को खत्म कर दो। सुप्रीम कोर्ट तो सरकार को फटकार लगाती है कोविड-19 पे। सेडेशन लॉ की बात करेंगे तब वो बात करेंगे। अभी हम कोविड के बारे में बात बहुत कुछ कहती है। सुप्रीम कोर्ट कह रही है। और दूसरी बात ये है, बताइए, यह जो बताइए, जवाब दीजिए। की सरकार है, सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कर रही है सरकार को, इसके बारे में भी सुप्रीम कोर्ट का माजिद हैदरी बीच में नहीं, प्लीज लगातार रनिंग कमेंट्री नहीं करिए। दीपक भाई, देश को आपका प्रोग्राम विश्व के लोग देखते हैं, विश्व के लोगों को सच्चाई पता चलनी चाहिए। सुनाना आपको दूसरों की। देखिए, मैं विश्व के दर्शकों को सच्चाई बता रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ वो सच्चाई सुने कि सुप्रीम कोर्ट ने इसी सरकार को फटकार पिलाई कोविड-19 पे। इसी आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा सेडेशन लॉ की अब जरूरत है हमें। फिरंगियों के कानून चला रहे हैं देश में, आजाद भारत में फिरंगियों के कानून चल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आवाज उठाई है, जवाब दीजिए। माजिद हैदरी सुन लो, वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि आप प्रेशर ग्रुप्स के प्रेशर के अंतर्गत यह डिसीजन ले रहे हैं। अब पिनरवि विजयन को जवाब देना चाहिए कौन से प्रेशर ग्रुप्स हैं, किनके प्रेशर पे वो काम कर रहे हैं, और वह मुसलमानों का प्रेशर है उनके ऊपर, क्योंकि वहाँ पे मुसलमानों की देखें इसमें मुसलमान धर्म कैसे आ गया, मुसलमान धर्म क्यों आ गया बीच में। आप धर्म की राजनीति क्यों करते हैं, थोड़ी शर्म कीजिए। धर्म की राजनीति कैसे आ गई इसमें। लव जिहाद आपको कौन सा लव जिहाद, कौन सा लव जिहाद। प्रेम कहानी आपको लव जिहाद दिखती है, प्रेम कहानी आपको लव जिहाद दिखती है, चिकन बिरयानी में आपको दिखती है। आपकी प्रॉब्लम क्या है। पिनरवि विजयन का जो व्यवहार है, हर चीज में हिंदू मुसलमान से धर्मांध तरीके से काम कर रहे। आप अभी कोविड का बिहेवियर देख लो, सबरीमाला टेंपल का देख लो। आप लोगों ने तो मुसलमानों को ऑप्शन दिया, वो भूल गए आरएसएस वाले। क्योंकि मुस्लिम मुसलमानों ने ऑप्शन दिया आरएसएस वालों को, वो भी भूल गए आप लोग। वह धर्म के आधार हमने कभी कहा कि मुसलमान देशों ने आरएसएस के लिए ऑक्सीजन भेजा, वो भी आप भूल गए। ठीक है, एक बड़ी खबर आ रही है, मैं आप सबको रोक रहा हूं। एक बड़ी खबर आ रही है और तहसीम पर इससे जरूर कमेंट लिखेंगे। बड़ी खबर है सुप्रीम कोर्ट के बारे में। केंद्र सरकार कोविड से मरने वालों के लिए मुआवजा नीति बनाने जा रही है। इसके लिए केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से 4 हफ्ते का वक्त और मांगा है। तो सुप्रीम कोर्ट के कहने पर अब जो एनडीएमए है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, वो जो लोग कोविड में मारे गए हैं, जो महामारी में मारे गए हैं, उनको मुआवजा दिया जाएगा सरकार की तरफ से। इस पर एक नीति बनाने के लिए कहा गया है। सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी अरविंद के पास। अरविंद फोन लाइन पर जुड़ गए हैं क्या? तहसीन में आपके पास चलूंगा। क्या बैकग्राउंड रहा इस पूरी खबर का, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था मुआवजा तो मिलना चाहिए। अब क्या जो लोग हताहत हुए हैं, जिन्होंने अपनी अनफॉर्चुनेट जान गंवाई है, उनको मुआवजा मिल जाएगा? ये रास्ता साफ हो गया है। जी, उम्मीद तो ये है कि केंद्र की सरकार इस पे एक पॉलिसी बनाएगी और उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करेगी। जैसे हम जानते थे कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक जो सो मोटो पिटीशन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उठाया था, उसको लेकर केंद्र सरकार की काफ़ी आलोचना हुई थी, जब केंद्र सरकार के तुषार मेहता जी ने कहा था कि हमारे पास अभी कोई पॉलिसी नहीं है और कोई के मुआवजा दे। लेकिन इस पर जो आलोचना हुई, अगर केंद्र की सरकार आलोचना को गंभीर लेकर लोगों को मुआवजा दे रही है, तो मुझे लगता है अच्छा कदम है, एक पॉजिटिव कदम है। और एक क्या आगे की पॉलिसी बनेगी, इस पर नजर रहेगी, सारे मुल्क की नजर रहेगी। ठीक है, सीधे चलते हैं अरविंद के पास। अरविंद बताइए, क्या क्या कहा है केंद्र ने कोर्ट को हलफनामे में, और कितना मुआवजा मिलेगा? 4 लाख की बात हो रही थी पहले। देखिए,
देखिए, अभी केंद्र सरकार ने ये कहा है कि कोरोना के चलते जिन लोगों ने जान गंवाई है उनके परिजनों को कितना मुआवजा दिया जाए, इसके बारे में एक विस्तृत नीति बनाने के लिए 4 हफ्ते का वक्त और दिया जाना चाहिए। ये केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है। केंद्र सरकार का ये कहना है कि सितंबर तक वो इसको लेकर के एक पॉलिसी लेकर के आ जाएंगे, जिसमें मुआवजे की राशि और उसका बंटवारा कैसे हो ये तय कर दिया जाएगा। दरअसल 30 जून को सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि कोविड से हुई हर मौत में उसके परिवार वालों को वित्तीय सहायता मिलनी चाहिए, लेकिन ये राशि कितनी हो ये कोर्ट ने केंद्र पर छोड़ दिया था। कोर्ट का ये कहना था कि खुद एनडीएमए ये तय करे कि आखिर कितनी राशि इसके लिए आवंटित की जाए और 6 हफ्ते के अंदर ये इसको लेकर के गाइडलाइन बन जानी चाहिए। अब वो समय सीमा खत्म हो रही थी, तो यही वजह है कि एक बार फिर से केंद्र सरकार ने पहले से 4 और हफ्ते का वक्त दिए जाने की मांग की है। पहले केंद्र ने यह भी कहा था कि ऐसे तो मुश्किल होगा, मुआवजा देने से इनकार कर दिया था और मेरे ख्याल से कोर्ट ने कहा था कि नहीं आपको देना पड़ेगा। बिल्कुल दीपक जी, पहले केंद्र सरकार का यही कहना था कि 4 लाख के मुआवजे की जो मांग की गई है ये मांग व्यवहारिक नहीं है और केंद्र सरकार को इस आपदा से निपटने के लिए जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर उसकी तैयारी करनी है। इसके अलावा जो लोग आपदा में फंसे हुए हैं दूसरी उनकी सहायता के लिए काम करना है। तो 4 लाख का मुआवजा दिए जाने की जो मांग है वो व्यवहारिक नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ किया था कि कोविड से जो मौत होती है उसमें मुआवजा कितना भी क्यों ना हो, लेकिन कुछ ना कुछ तो आपको देना चाहिए। तो यही वजह है कि कोर्ट ने जब ये तय कर दिया कि मुआवजा तो देना होगा, तो केंद्र सरकार से कहा था कि आप 6 हफ्ते के अंदर तय करें कि मुआवजे की राशि कैसे हो और उसका बंटवारा कैसे हो। अब केंद्र सरकार और वक्त मांग रही है, तो मुझे लगता है कि सितंबर मध्य तक तय हो जाएगा कि जी बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद इस जानकारी के लिए। सीधे चलता हूं, मेरी एक दर्शक खुशबू झा ग्रेटर नोएडा से जुड़ गई है। खुशबू, क्या कहेंगी, मुआवजा मिलेगा, ये एक अच्छी बात है? जी, ये अच्छी बात ही है, मिलना भी चाहिए, क्योंकि अब जिन लोगों ने इस कोरोना काल में अपनी जान गंवाई है या किसी तरीके से उनके परिवार वालों की जान गई है तो उनको मिलना भी चाहिए। इससे उनके अगर वो नहीं रही तो कोई बात नहीं, लेकिन उनके परिवार वाले जो है उनसे उनको थोड़ी आर्थिक मदद मिलेगी। क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि किसी कोरोना काल में कितने लोगों ने अपने घर परिवार के लोगों को खोया है, किसी ने अपने पापा को खोया है, किसी ने अपनी माँ को खोया है, किसी ने अपने बच्चे को खोया है। वैसे तो पैसे से उनकी मुआवजे से उनकी पूर्ति नहीं हो सकती, ये तो सबको पता है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत जो पैसा उनको मिलेगा उनके आने वाले काल में या उनके आने वाले समय में उस पैसे का यूज हो सकता है। तो ये काफी सराहनीय कहा जा सकता है। गोपाल जी, पहले सरकार मना कर रही थी, अब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के दबाव में हाँ कह दिया, क्या कहेंगे सरकार के इस निर्णय के बारे में? गोपाल जी, नहीं, देखिए, सरकार कंपेंसेशन दे रही थी और अलग अलग तरीके से, चाहे कोरोना वॉरियर्स को दे रहे थे या जिन लोगों के बच्चों के एजुकेशन के लिए सरकार ने घोषणा की थी, और भी जिस लोगों के नौकरी के, जिन लोगों के परिवार से जिनकी नौकरी थी उसमें से किसी की डेथ हो गई तो उसको कंपेंसेटरी जॉब की भी सरकार ने ऑफर किया था। सरकार ने कहा था कि टारगेटेड और बेनिफिशियरी को आइडेंटिफाई करने के पॉलिसी बनाना जरूरी है, क्योंकि कोविड में एक समस्या आ रही थी तो डेथ में कि आइडेंटिफिकेशन कॉजेज ऑफ डेथ में काफी कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं। तो सरकार ने कहा है कि अमाउंट, कभी भी ये नहीं कहा कि कंपेंसेशन नहीं देना चाहिए या देना चाहिए, ये सरकार मानती है, लेकिन आइडेंटिफिकेशन और कितना अमाउंट देना था इसके ऊपर एक व्यापक नीति की आवश्यकता है और उसको अब सरकार ने एक्सेप्ट किया और टाइम मांगा। मुझे लगता है सरकार ने कभी भी ये नहीं कहा कि सरकार ने उसके लिए ये कहा था कि प्रदेश सरकारों के पास SDRF फंड होता है, उनके रिसोर्सेज में कितना देना है, इसके कारण वह कॉम्प्लिकेशंस है, क्योंकि उनके रिसोर्सेज लिमिटेड है। उनको थर्ड वेव के लिए भी तैयारी करनी है, उनको हेल्थ केयर के लिए भी करना है, उनको और भी व्यवस्थाएं करनी है। तो वह जो लिमिटेड रिसोर्सेज है उनका कैसे जुडिशियस और प्रायोरिटी वाइज वो किया जाए, उसके ऊपर चर्चा थी। तो मुझे लगता है अब ये 4 हफ्ते में और सरकार ने और सोचा और उसके लिए एक व्यापक पॉलिसी आएगी और अल्टीमेटली यह प्रदेश सरकारों को देना पड़ेगा। तो प्रदेश सरकारों को भी कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं कह सकते कि केंद्र सरकार एक पॉलिसी बना दे, क्योंकि पैसा तो प्रदेश सरकारों के SDRF फंड से जाएगा। ठीक है, मैं सीधे तहसीन के पास चलूंगा। माजिद भाई भी हाथ उठा रहे थे, लेकिन फिलहाल रुकूंगा एक ब्रेक के लिए। प्रॉब्लम पड़ेगी।